देखो, तियांसी कितना अच्छा है। ये देखो ना, आगे चलकर कुछ निकम्मियों से तो कहीं बेहतर और कामयाब होगा। खुद निकम्मी है। चलो छोड़ो, हमारे फुबाव की तरह नहीं। हमारा फुबाव तो पूरे घर की जान है। जुबान संभालो। भाभी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे गाली दे रही हो? सुन पांदी, तुम चुप रहो। कल जब तुम्हारे भैया पर मुसीबत आई, तुमने मजाक उड़ाया। वो हिसाब अभी बाकी है। मैंने कल जो कहा वो सच ही था। तुम खाना खाकर कपड़ा मिल में काम पर चली जाना। भूलना मत, यह नौकरी तुम्हें तुम्हारी भाभी ने दिलाई है। अच्छा, जाऊंगी। और फिर उस नौकरी के लिए मैंने पैसे भी तो दिए हैं। अरे अरे माँ, आप नहीं जा सकती। वह बुरी औरत नमक हराम है। वह आपको फंसाना चाहती है। तुम बच्चे को साथ ले आई। सुपरवाइजर जी, घर पर सब व्यस्त हैं। मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं काम में बाधा नहीं डालूंगी। ठीक है, बस काम पर असर न पड़े। सुपरवाइजर जी, मैं नई कर्मचारी हूँ। सुन पांदी, शिलियन दूसरी यूनिट की सबसे अच्छी कर्मचारी है। तुम उनके साथ अच्छे से काम करना। हूँ बस यही बड़ी होशियार है। तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझ गई? अरे ठीक है समझ गई। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। लंगड़ी औरत, पता नहीं भैया ने तुम्हें क्या देख लिया। अरे थक के मर गई। चलो मैं भी कहीं जाकर आराम कर लेती हूँ। किस यूनिट में आग लगी? सुना है दूसरी यूनिट में। मैनेजर साहब अभी बहुत गुस्से में हैं। अब तो बर्बाद। अगर किसी को पता चल गया मैंने आग लगाई है। नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। यह किसने किया? खुद सामने आ जाओ। जल्दी से सच बताओ। तुमने किया? नहीं, तुमने किया। तो फिर तुमने ही किया। मैंने नहीं। तो पक्का तुमने ही किया। मैनेजर साहब, मैंने भी नहीं। अच्छा, कोई नहीं बताता। आज तो तुम लोग एक दूसरे का नाम बताओ। जो असली दोषी बताएगी उसे सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। सुपरवाइजर, हर महीने कई रुपए ज्यादा मिलेंगे। मैनेजर साहब, मुझे पता है आग किसने लगाई। कौन है? शिलियन। सुन पांडे, तुम मुझे गलत फंसा रही हो। शिलियन, तुम ही हो। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। तुम्हें सुपरवाइजर बनाने की सोच रहा था। तुमने इतनी बड़ी गलती की। यह बहुत गंभीर मामला है। तुम्हें यकीन है कि तुमने अपनी आंखों से देखा? मैंने आग लगाई थी। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाभी, मैंने पहले ही कहा था वह लड़की अभागी है। तुमने माना ही नहीं। देख लो, फैक्ट्री में आग लगी इसी अभागी की वजह से यह सब हुआ। बुरी औरत, तू ही अभागी है। आग तुमने ही लगाई है। तुम शिकायत क्यों नहीं करती? सबूत तो चाहिए। सिर्फ एक ही बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह सब अंधविश्वास है। मैं कैसे मान लूं? उस वक्त दोपहर थी। बाकी सब खाना खाने चले गए थे। सिर्फ मैं और शिलियन मौजूद थे। दो ही लोग थे। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उसने लात मारकर एक चीज गिराई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही आग का जरिया था। यह मेरी भी गलती है। मैंने समय पर फैक्ट्री का नुकसान नहीं बचाया। आप वर्कशॉप से कितने बजे निकली? 12:30 बजे। मैंने बिल्कुल साफ साफ देखा। 12:30 बजे? मैं वर्कशॉप में थी ही नहीं। भाभी, मुझे पता है आप मानना नहीं चाहती। मैं भी आपकी शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन गलती है।
गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्योंकि मेरे पास गवाह है। आप कहती हैं कि आपके पास गवाह है जो आपकी बेगुनाही साबित करेगा। कौन है? यह नामुमकिन है। उस वक्त वर्कशॉप में कोई नहीं था। वह तो बस दिखावा कर रही है। मेरा गवाह वह है। नामुमकिन। मैंने खुद देखा है। आपके पास गवाह नहीं हो सकता जब तक आप किसी और के साथ मिलकर सबको धोखा ना दो। यह साथी, तुम इतनी जल्दी क्यों कूद पड़ी? शूलियन जी को बातों करने दो। क्या तुम्हारा मन कच्चा है? हाँ हाँ बिल्कुल, उसका मन कच्चा है। माँ को सता रही है। मैनेजर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बस लगता है गलती हो तो उसे माननी चाहिए, भले ही वो मेरी भाभी हो। जब मुझे सच पता है मैं उन्हें नहीं बचाऊंगी। बहुत बढ़िया। हमारी फैक्ट्री में ऐसे ही लोग चाहिए जो अपनों की गलती भी बताएं। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? क्या यही तरीका है काम करने का? शूलियन जी ने अभी सफाई ही नहीं दी और तुमने उन्हें दोषी मान लिया। मैनेजर साहब, मुझे यह मंजूर नहीं। हम क्यों माने उसके कथित गवाह पर? अगर उसका गवाह पैसे से खरीदा हुआ हो तो? मैं ही उसकी गवाह हूं। ध्यान दीजिए, शूलियन जी ने आग बुझाने में बहादुरी दिखाई। आज से इसे सुपरवाइजर बनाया जाता। 200 रुपये इनाम मिलेगा। मैनेजर साहब, यह सब क्या है? सुनो, क्योंकि शूलियन की मदद से दूसरी यूनिट का वर्कशॉप लाखों का नुकसान बच गया। हमारे चमड़े को कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। 200 रुपए नकद। मेरा आदमी तो पूरे महीने 30 रुपए भी नहीं कमा पाता। वो झांग शूलियन, उसे क्या हक है? हाँ ना। मैनेजर साहब, आप ही बताइए। मैनेजर साहब, भले ही आपको मेरी भाभी पसंद हो, इतने खुलेआम उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं और मैंने उसकी मदद के लिए पद का दुरुपयोग किया? मैं आप पर शक करने की हिम्मत कैसे करूं? जब आप ही कह रहे हैं कि उसने नहीं किया, तो मान लीजिए उसने नहीं किया। अरे भाभी, सच में आपसे ईर्ष्या होती है। मैनेजर साहब इतना साथ देते हैं। ये झांग शूलियन कहीं सच में मैनेजर साहब से कुछ तो नहीं? सुन पांडे, तुम जानबूझकर ऐसी बातें कह रहे हो जिनसे लोगों को गलतफहमी होती है। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ खास नहीं। जब मैनेजर साहब नहीं गारंटी दे तो मुझे तो आप पर ही भरोसा है। बस पता नहीं अगर भैया को पता चला तो उनके मन में क्या आएगा। पूरी औरत जानबूझकर मेरी माँ की बदनामी करती है। बहुत गुस्सा आ रहा है। मारो इसे। तेरा भैया जानता है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं तेरे भैया की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगी। तू मुझे किस हक से मारती है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। किस हक से? इसलिए कि तूने कुछ बातों में मेरी बदनामी कर दी। भले ही मैं तुझे और थप्पड़ मार दूं, तू इसकी हकदार है। तूने कुछ नहीं कहा। तूने कुछ बातों में सच को तोड़ मरोड़ दिया। तेरी हर बात का मतलब था कि मेरा और शाओ झांग जी का गलत रिश्ता है, कि मैं झांग शूलियन का पक्ष ले रहा हूँ। तो क्या तू मार खाने लायक नहीं है? मैनेजर साहब की बीवी आ गई। अब तो मुश्किल हो गई। मैनेजर साहब तो बीवी के गुलाम हैं। उनकी बीवी का स्वभाव बहुत तेज है। अगर उन्हें पता चला कि आज क्या हो गया झांग शूलियन, तो उसकी खैर नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी, फैक्ट्री में अपनी जगह मजबूत करने के लिए तुझे कष्ट देना ही पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखती है? मैडम जी, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। वो यही है। मैंने तो बस बता दिया कि मेरी भाभी ही आग लगाने वाली है और मेरी भाभी ने मुझे मारा और मैनेजर साहब ने बिना कुछ जाने समझे उसका ही पक्ष लिया। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। अभी तो मैनेजर साहब ने उसके पक्ष में गवाही देते हुए यहाँ तक कह दिया कि दोपहर में वो मेरी भाभी के साथ थे। आप ही सोचिए, अगर ये सच है, एक आदमी और एक औरत अकेले में हो
तो तेरा मतलब है कि मेरा पति जरूर शाओ झांग से बुरे रिश्ते में है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस आपको सावधान करना चाहती थी। जरा सावधान रहिए, कहीं कोई आपको धोखा ना दे दे। बुरी औरत को फिर मार पड़ी। अब तो दोनों गाल बराबर हो गए। मैडम जी, आपने गलत को मारा। असली रिश्ता तो मैनेजर साहब का है, जांग शियुलियन से। सही हुआ। तूने मेरे सामने झूठ बोला। कोई तो आओ, इसे तुरंत नौकरी से निकाल दो। मैडम जी, आपने गलत समझा। निकालना चाहिए जांग शियुलियन को। अगर आज दोपहर को मैं शाओ झांग के साथ न होती तो मुझे तेरी बातों पर यकीन आ जाता। आज दोपहर हम दोनों पति पत्नी साथ में थे, खाना खा रहे थे, तभी शाओ झांग बच्चे को लेकर आई। धीरे धीरे खाओ, घुट मत जाना। माँ कितनी समझदार है, सीधे मैनेजर साहब के पास आ गई। अब उस बुरी औरत से कोई शरारत का डर नहीं। शाओ झांग जी, क्या बात है? मैनेजर साहब, मैडम जी, मुझे फैक्ट्री के बारे में कुछ छोटे छोटे सुझाव देने हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल दिक्कत नहीं, बोलो। आप देखिए, ये कुछ सुझाव हैं जो मैंने तैयार किए हैं। पता नहीं काम आएंगे या नहीं। पिछले कुछ सालों में चमड़े के उद्योग का तेजी से विकास हुआ, लेकिन साथ में कुछ समस्याएं भी हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। मशीनों का आधुनिकीकरण, तकनीक वाली मशीनें लगाना जिससे काम की सटीकता बढ़े। ये तरीका मुझे कैसे नहीं सूझा। शाओ झांग, तुम सच में जीनियस हो। हा हा हा। बस कुछ साधारण विचार हैं। उम्मीद है मैं फैक्ट्री के लिए कुछ योगदान दे पाऊं। आओ आओ, ये देखो, आगे और भी है। शाओ झांग, तुम्हारे पास इतने सारे नए नए विचार कहाँ से आते हैं? ये तो कमाल है। मैं तो बस एक गांव की औरत हूँ, थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ। कभी कभी कुछ विचार अचानक दिमाग में आ जाते हैं। 12:30 बज गए। मैंने दिव्य दर्पण में देखा, इसी समय आग लगेगी। बच्चा शायद भूखा है। अरे कितना प्यारा बच्चा है। बच्चे को भूखा मत रखो, जल्दी से वर्कशॉप चलो, बच्चे के लिए कुछ खाने को ले आओ। मैडम जी, मैनेजर साहब, मेरे पास वर्कशॉप के लिए एक और खास सुझाव और योजना है। आप दोनों चलकर देखना चाहेंगे? चलो चलो चलो, जल्दी जाके देखते हैं। चलो। आज शाओ झांग हम दोनों पति पत्नी के साथ हर वक्त थी। अगर संयोग से हम वर्कशॉप नहीं आते तो हमें आग का पता नहीं चलता। ये शरारती इंसान, इसका मकसद क्या है? मुझे तो कुछ पता नहीं। तुझे कुछ पता नहीं, और तूने खुलेआम झूठ बोलकर शाओ झांग जी की बेइज्जती की। तूने खुद भी कहा था, सबसे आखिर में निकलने वाला सिर्फ तुम और कॉमरेड जियाओ झांग थे। अब जियाओ झांग अपनी बेगुनाही साबित कर चुका है। आग लगाने वाली तू ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। कोई और भी हो सकता है। हम सब के पास अपना अपना alibi है। तू और किसे झूठा फंसाना चाहती है? मेरी नजर में आग लगाने वाली वही है। वह अभी तो उल्टा चोर को डांट रही थी। मैनेजर साहब, इसे थाने ले जाओ। भाभी जी, आप मुझे बचा लीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी गुहार लगा रही हूँ। मैनेजर साहब से कह दीजिए मुझे छोड़ दें। तुझे छोड़ दूं? अभी जब तूने मुझे झूठा इल्जाम लगाया था, क्या तूने मुझे बख्शने के बारे में सोचा? गुनहगार को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसे ले जाओ। अरे तू लंगड़ी कहीं थी। तूने जानबूझकर मुझे नहीं बचाया। मैं माँ को जरूर बताऊंगी, पूरे परिवार को बताऊंगी। तूने ही मुझे बर्बाद किया है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तीसरी बहू, तू सबको समझा दे कि हुआ क्या था। आज तू फैक्ट्री गई थी तो थाने कैसे पकड़ी गई? यह तो पक्का गलतफहमी है।
तू बीच में क्यों बोल रही है? सुन, पांदी को खुद समझाने दे। असल में आज इसके लिए भाभी ही जिम्मेदार हैं। अगर वह मेरी मदद करती, 2 बातें कह देती, तो मैं पकड़ी नहीं जाती। तीसरी बहू, बात ऐसी नहीं है। आज जब मैं थाने गई थी, तुझे छुड़ाने गई थी, मुझे जो सुनने को मिला वह कुछ और ही था। तीसरी बहू, इस वक्त पर भी तू अब भी सच नहीं बोल रही है। तू अपनी बड़ी भाभी को सताती है और वह कुछ नहीं बोल पाती। सारे इल्जाम के सिर ठोक देती है। मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। अगर तू अब भी सच नहीं बोली, हमारा झाओ परिवार, तो हम तुझे अपनी बहू नहीं मानेंगे। तीसरी बहू, अगर तुझे बोलने में डर लगता है, मैं सबको साथ लेकर फैक्ट्री जाकर सामना कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त तेरी इज्जत कहाँ जाकर मिट्टी में मिलेगी पता नहीं। नहीं चलेगा। डर गई तू? तू तो सच में बड़ी प्यारी निकली। बेकार सी नौकरी करती है और रोज नई नई झंझटें खड़ी कर देती है। नौकरी भी छूट गई। सरियाम कहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे एक और मौका दीजिए। बड़े भाई जी, भाभी जी, पांडे बड़ी नासमझ है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बार हम उसे माफ कर दें। घर जाकर मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं अपनी बीवी से माफी मंगवा दूंगा। अगर मेरी पत्नी समझदार न होती तो आज इसकी वजह से उन्हें और पैसे ही फिर देने पड़ते। हमारे झाओ परिवार की बहू थोड़ी मूर्ख हो तो भी चलेगा। आम तौर पर तुम लोग चोरी छिपे छोटी मोटी हरकतें करती हो, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन जो मूर्ख भी हो और बुरी भी, मैं उसे रागी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरेआम कहता हूँ, आपकी यह बहू बुरी भी है और उसे पछतावा भी नहीं है। मेरी नज़र में उसे रखना सिर्फ बर्बाद करेगा हमारे झाओ परिवार की इज्जत। मुझसे गलती हो गई। भाभी जी, मुझसे गलती हुई। आप मुझे एक और मौका दीजिए। बड़ी बहू, इस बार जो हुआ, तुम ही तो पीड़ित हो। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। भाभी जी, मेरी राय में तो तुम्हारी भाभी जो फैसला करें, तुम लोग किसी को टोकना नहीं है। इस बार मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। शुक्रिया भाभी जी, मुझसे गलती हुई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस बार मैं माँ की खातिर माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। बड़ी बहू, तू निश्चिंत रह। आगे से यह अगर फिर से ऐसे बुरे विचार आए तो हमारा झाओ परिवार इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा। बड़े भाई, भाभी जी, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं घर जाकर उसे जरूर अच्छी तरह समझाऊंगा। इस बार की बात बीत जाने दो, ताकि इससे हमारे पूरे परिवार का प्यार खराब न हो। चलो खाना खाते हैं। खाना खाओ। माँ को क्या हक है कि भाभी का इतना पक्ष लेती हैं? मैंने उसके सामने घुटने टेकर माफी मांगी, फिर भी वह चाहती है कि मैं भाभी का मुंह ताकती रहूं। तू रो क्यों रही है? रो कर अपनी खुशकिस्मती भी खो देगी। तू झूठा इल्जाम लगाती है और पकड़ी भी जाती है। तो क्या मैं तेरी तरफ से बोल नहीं रही थी? मेरी नजर में वह बुढ़िया सिर्फ अपने बड़े बेटे की ही परवाह करती है। हो सकता है जब वह मरे तेरे हिस्से में एक पैसा भी ना आए। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तू इन दिनों संभल के रहना। आखिरकार हम पूरे घर का खर्चा
बड़े भाई और भाभी की कमाई से चलता है, उन्हें नाराज मत करना। तू निश्चिंत रह, जब तियानसी बड़ा होगा मुझे भी ताकत मिल जाएगी उन पर दबदबा बनाने की। तियानसी जरूर मेरा सिर ऊंचा करेगा। आज फुबाओ का स्कूल शुरू हुआ और उसे इम्तिहान में पूरे नंबर मिले। अरे फिर निशाना नहीं लगा। सौ नंबर से क्या होता है? आखिरकार यह तो घाटे का सौदा है। बुरी औरत। अरे मेरा तियानसी, तू ठीक तो है? छाओफू, तू तो बड़ी नटखट है ना। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? अपने छोटे भाई को सताती है। माँ नहीं तो मैं तेरे तीसरे चाचा से कहूंगा, वह लाठी निकाल कर तुझे पीट देगा। अब तुझे रहम आया। तीसरी बहू, तूने तो खुद कहा था ना, बच्चों की आपस की लड़ाई है, बड़ों के मामले में दखल मत दो। अब से जब भी तुझे देखूंगी तुझे पीट दूंगी। अरे तू तो बड़ा शैतान है, मेरे सामने तू मेरे बेटे को धमकाता है, यह तो हद हो गई है। चाची बस तुम अपने बेटे को संभालो, मुझ बेचारी को मत सताओ तो बात बन जाए। तियानसी तू समझदार है, अब से हम उन सब से दूर रहेंगे। आज तेरी स्कूल टेस्ट कैसी रही? बहुत अच्छा रहा होगा। माँ तुझे अंडा उबाल कर देगी। पेंडी, अरे शियूलियन, अरे जल्दी आओ देखो। वाह, यह मछली कितनी मोटी है। मामी कहाँ है? तुम उसे बुलाओ। दूसरी बहू मछली बांटने आ गई। हाँ, आ रही हूँ। ये मछली एक हम सूप के लिए रख लेते हैं, बाकी की तुम दोनों को दो दो मछली अपने अपने मायके भेज दो। यह तो बहुत अच्छा है, मुझे काफी समय हो गया मायके कुछ भेजे हुए। तुम जल्दी बांट दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आओ आओ। अरे माँ, दूसरी भाभी मेरे बराबर मछली ले रही है। चलो यह तो ठीक है। बड़ी भाभी तो लंबी है, पिछली बार काम पर गई थी, उन्होंने मुझसे कम काम किया, फिर उन्हें भी दो मछली क्यों? अगर तुम्हारी यह बात है, हमारा परिवार हर महीने सबसे ज्यादा पैसा देता है और फिर भी हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि तुम्हारे यहाँ बराबरी है, उम्र ज्यादा तनख्वाह भी ज्यादा। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी है, आगे तो तनख्वाह बढ़ेगी ही, और चाहे कितना समय बीत जाए तुम लंगड़ी ही रहोगी। तुम जितना काम करोगी कभी मुझसे ज्यादा नहीं होगा। कैंडी, तुम अपनी बड़ी भाभी से ऐसे बात करती हो? मैंने गलत कुछ नहीं कहा। वह तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, उनका ख्याल नहीं रखती। चलो यह भी ठीक है, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। यह तुम कैसी इंसान हो? सुन पैंडी, तुम ही बताओ, आखिर क्या चाहती हो? कि सबको बराबर बांटो? ठीक है, बराबर बांटना हो सकता है, बस बड़ी भाभी मान जाए। मुझसे एक मुकाबला करें, अगर आप जीत गई तो आगे से हर चीज आपके साथ बराबर बांटूंगी। बताओ कैसे मुकाबला करना है? मैं समझती हूँ, पैर के लंगड़े होने के अलावा बाकी हर चीज में मैं तुम सुन पैंडी से कम नहीं। जब बड़ी भाभी को इतना भरोसा है तो चलो दौड़ लगाएं। अगर आप दौड़ में मुझसे जीत गई तो मैं मान जाऊंगी। सुन पेंडी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तीसरी बहू, तुम जानती हो बड़ी भाभी पैर में दिक्कत है, फिर भी उनसे दौड़ लगाने की बात, यह तो बेईमानी से जीतना हुआ। आपको भी पता है वह लंगड़ी है, वह मुझसे जीत नहीं सकती, इसलिए मुझे ही चाहिए उनसे ज्यादा चीजें मिले। दौड़ में मैं सच में तुमसे हार जाऊंगी। यह सारी मछली जैसे चाहो ले लो। अगर पहले से अपनी औकात पता होती तो बात बन जाती। चाची चलो मुकाबला करें, मैं और माँ तुमसे नहीं डरती। अरे तू तो घाटे का सौदा है, क्या तुम्हारी माँ की बेइज्जती कम है? सुन, मैं तुम्हें बताती हूँ, तेरी माँ लंगड़ी है, लंगड़ी समझी? अरे ठीक से चल भी नहीं सकती और दौड़ेगी। ब्लेह ब्लेह ब्लेह, लंगड़ी की बेटी, आगे वह भी लंगड़ी बनेगी। तू लंगड़ी है, मेरी माँ ठीक हो जाएगी, वह मुकाबला जरूर जीतेगी। बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं किसी भी तरह माँ का इलाज कराऊंगी। तुझे क्या पता, तुझ में हिम्मत है, तेरी माँ में हिम्मत है? मैं तैयार हूँ,
चलो मुकाबला करें। शियूलियन, जिद मत करो। बड़ी भाभी बस एक मछली की बात है, नहीं तो छोड़ दो। मैं सब सोच चुकी हूँ। जब फुबाओ यकीन है कि मैं जीत सकती हूँ तो मैं जरूर जीतूंगी। दोपहर बाद गांव के बाहर मिलते हैं। चलो चलते हैं। अच्छा, तो मैं देखूंगी तुम मुझे कैसे हराती हो। माँ आप ठीक हैं? नहीं नहीं, माँ हिल नहीं सकती। लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। अब तुम सिर्फ लंगड़ी नहीं हो, पैर भी टूट गया है। अब देखती हूँ तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी। सुना है गुइंग की बड़ी बहू और तीसरी बहू गांव के बाहर दौड़ लगाएंगी। देखेंगे पहले पहाड़ी तक कौन पहुंचता है। गुयंग की बड़ी बहू लंगड़ी तो है ना। यह लंगड़ी और एक आम इंसान दौड़ लगाएंगी। क्या वह जीत पाएगी? क्या बड़ी भाभी ने नहीं कहा था कि वह इसी वक्त आकर मुकाबला करेंगी? फिर अब तक आई क्यों नहीं? कहीं उन्हें खुद पता है कि वह लंगड़ी है, जीत नहीं सकती, इसलिए डर गई है? तुम्हारी बड़ी भाभी ऐसी नहीं है। जो वादा करती हैं उसे जरूर निभाती हैं। पर हम इतने लोग यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी भाभी आएंगी भी या नहीं? शाम होने वाली है, हम यहाँ यूं ही इंतजार करते रहे, यह भी कोई तरीका नहीं है। मेरी मानो तो इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे वापस चलें। मुझे लगता है उन्हें पता है कि वह लंगड़ी है, जीत नहीं सकती, इसलिए नहीं आई। किसने कहा मैं डरती हूँ? मैं आज आई ही नहीं, बल्कि खुलकर तुम्हें हराऊंगी। शियूलियन, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। पैंडी, मैं आ गई और हिम्मत है मुकाबला करने की। देखो कितनी धीरे चल रही है, कहीं जानबूझकर पैर ठीक होने का नाटक तो नहीं, मुझे डराने के लिए। चलो मुकाबला करें। क्या मैं एक अपंग से भी हार जाऊंगी? अच्छा, तो अभी से शुरू करते हैं। हम सब इस पहाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाएंगे। जो पहले लौटेगी वही जीतेगी। माँ जोर लगाओ। हे भगवान, शियूलियन सच में दौड़ने लगी। वह पेंडी से भी तेज दौड़ रही है। हाँ हाँ, क्या वह पहले नाटक से लंगड़ी थी? मेरी माँ जीत गई। भाभी आपका पैर सच में ठीक हो गया, आप तो बांदी से भी तेज निकली। सुन पांदी, कैसी लगी? तुम तो भाग भी नहीं पाई मेरे जैसे एक लंगड़े से। नामुमकिन, आप तो पहले से लंगड़ी थी ही, ऊपर से हड्डी भी टूटी थी। मेरी हड्डी टूटने की बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। तुम्हें कैसे पता? शियूलियन, तुम्हारी हड्डी भी दोपहर में टूटी थी। मैं आज दोपहर को सूअरों को चारा खिला रही थी। लकड़ियों का ढेर अचानक गिर पड़ा और मेरी टांग पर लगा। अच्छा हुआ फुबाओ ने जड़ी बूटियों से मुझे बचाई। नहीं नहीं, माँ हिल नहीं पा रही है, लगता है हड्डी टूट गई है। यह दवा टूटी हड्डी को जोड़ सकती है, मैं आपको लगा देती हूँ। हैरान रह गई ना, मुझे मुसीबत से ही फायदा मिल गया। मेरा जो पैर पहले लंगड़ा था वो अब ठीक हो गया। कौन जानता है कि तुम्हारा पैर कब तक ठीक रहेगा? हो सकता है आगे जाकर फिर से लंगड़ा हो जाए। मैंने बहुत दिनों से तुम्हें बर्दाश्त किया है। तुम्हें मेरा इंसाफ करना होगा। देखो सबके सामने भाभी ने अचानक मुझ पर हाथ उठा दिया। अब मैं जीना नहीं चाहती। तुम्हें यही मिलना चाहिए था। तुम्हारी भाभी का पैर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है और तुम उसे कोस रही हो। और हाँ, दोपहर में तुम्हारी भाभी की टांग कैसे घायल हुई तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं। शियूलियन, तुम्हारा पैर ठीक हो गया, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अच्छा ही है कि 2 दिन बाद हमारी फुबाओ का जन्मदिन है। हम लोग खूब दावत रखेंगे, सब रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लेंगे और मिलकर खूब मजा करेंगे। माँ तो बस तेरी ही सुनेगी। कोई शर्म नहीं करनी है। ली जियानपिंग, 5 रुपए। सही कहा ना ली चाचा? बिल्कुल सही। तुम्हारी छोटी फुबाओ कहाँ है? इन दिनों वो दिखी नहीं, मुझे तो उसकी बहुत याद आ रही है।
मैंने सोचकर ही उसके लिए 2 मीठी टॉफियां लाई हूँ। फुबाओ यही है। अरे ली चाचा, एक छोटी सी लड़की है, उसमें याद करने जैसा क्या है? तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं तो हमारे तियांसी को दे दो। हमारा तियांसी बचपन से ही बहुत समझदार है, आगे बड़ा होकर बहुत आगे जाएगा। तुम्हारा तियांसी आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है जैसी माँ वैसा ही बेटा। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बोलो। ली दादाजी बहुत दिनों बाद नजर आए। फुबाओ को आपकी बहुत याद आई। फुबाओ बहुत प्यारी है तू। तियांसी, मैंने तुम्हें 2 टॉफी दी थी ना, एक अपनी बहन को भी दे दे। मैं उस नाकारा लड़की को नहीं दूंगा। ब्ला ब्ला। दादाजी, मिठाई खाने से खुशी थोड़ी देर की होती है। आपको देखकर फुबाओ पूरे दिन खुश रहती है। वाह कितनी प्यारी है। फुबाओ, तेरी ये बात मेरे दिल को छू छू गई। मुझे मिठाई से भी मीठी लगी। 2 दिन बाद दादा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाएंगे, ठीक है ना? हमारी फुबाओ सबको बहुत प्यारी लगती है। एक बूढ़े की प्यार मिली है, इसमें इतराने की क्या बात है? तुम्हारी ये नाकारा लड़की बाकी मामलों में क्या मेरे बेटे से बढ़कर है? मेरा बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है और वो पहले से ही क्लास में पहले नंबर पर है। तुम्हारी बेटी शायद गिनती तक नहीं जानती होगी। वो तो एकदम बेवकूफ है, क्लास में होमवर्क भी नहीं करती। मैं होमवर्क नहीं करती क्योंकि वो बहुत आसान है। उससे मेरा समय बर्बाद होता है। उम्र कुछ नहीं है, बोलती बहुत बड़ी है। मुझे तो लगता है तेरा दिमाग ही नहीं चलता। तुझे शर्म नहीं आती हम बड़ों के सामने झूठ बोलकर? अगर होशियारी की बात करें, तियांसी हो सकता है फुबाओ के बराबर भी ना हो। मजाक है क्या? मेरा बेटा उससे कम है। अच्छा हुआ उन्हीं की क्लास में लियो टीचर आ गए हैं। चलो अभी लियो टीचर से फैसला करवाते हैं। देखते हैं कि आखिर किसका बच्चा ज्यादा होशियार है। हिम्मत है तो। चाची, मैं आपसे शर्त नहीं लगाऊंगी। अगर मैं जीत भी गई तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है तुम्हें हिम्मत ही नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, अगर लियो टीचर ये कह दें कि तू तियांसी से ज्यादा होशियार है तो मैं तुझे आधा रुपया दे दूंगी, ठीक? आधा रुपया देकर बड़े भाई के पूरे घर बुरी तरह बेइज्जत कर दूंगी। अब देखूंगी जांग शियुलियान कैसे मेरे सामने इतराएगी। नहीं, शर्त लगानी है तो 10 रुपए की लगाओ। हिम्मत है? शैतान कहीं की, तू तो बहुत बड़ी मांग रख रही है। 10 रुपये? वो तो मेरी आधे महीने की तनख्वाह है। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर फुबाओ हार गई मैं भी तुझे 10 रुपए दे दूंगी। 10 रुपये कोई मामूली रकम नहीं है। अगर मैं हार गई तो फिर सबके सामने पिटाई होगी। चाची, अगर आप शर्त नहीं लगाना चाहती तो कोई बात नहीं। मुझे पता है आपके मन में आज भी मैं ही सबसे होशियार हूँ। तुम अभी क्या सोच रही हो? क्या मैं उससे कम हूँ इस नालायक लड़की से? हाँ यह भी सही है बेटा, माँ तुझ पर भरोसा है। शर्त लगा दे, पैसा जीतने के बाद माँ तुझे शहर ले जाकर खिलौना दिलाएगी। खिलौना लेकर लियो टीचर से इस बेव को स्कूल से निकलवा देंगे, उनके पूरे घर को बेइज्जत कर देंगे। जब लियो टीचर आएंगे तो बेइज्जत चाची ही होंगी। ब्लाह ब्लाह, शैतान अभी भी मुंह चलाती है। मैं अभी लियो टीचर को बुलाती हूँ। अरे लियो टीचर। छोटी सुन, क्या हुआ? बड़े भाई, मेरे 10 रुपये क्या देने के लिए तैयार हैं? मुझे तो अपनी फुबाओ पर पूरा भरोसा है। वो अपने बाप को कभी नुकसान में नहीं छोड़ेगी। पापा बहुत होशियार हैं। जब फुबाओ पैसे कमा लेगी आधे पापा को दे दूंगी। तुम लोग अभी हंस लो, बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा, तब हंसी नहीं आएगी। तुम दोनों नन्हे मुन्ने मुकाबला करना था ना, तो चलो हिसाब लगाते हैं। इस साल हमारे गांव का खर्च कितना है? जो पहले निकालेगा वही जीतेगा। यह तरीका अच्छा है, हम ही जज हैं। हम जज बन जाते हैं। ठीक है, चलो। मैंने कहा था ये छोकरी हमारे तियांसी के सामने नहीं टिकेगी। देखने में तो बिल्कुल बेवकूफ लगती है। 13,541 रुपए और 30 पैसे। यह क्या बकवास है? गांव का खर्चा। तू क्या बड़बड़ा रही है? ना ही अबेकस इस्तेमाल किया, सोचती है कोई भी नंबर बना दिया तो बच जाएगी। फुबाओ का हिसाब बिल्कुल सही है। गांव का सारा खर्च उतना ही है। मुखिया जी,
आप ही इसका पक्ष ले रहे हैं, इस खाते की पुतली का इतनी खुलकर उसे बचा रहे हैं। क्या मैं इसके लिए इतनी छोटी बच्ची के लिए झूठ बोलूंगा? फुबाओ का हिसाब बिल्कुल सही है। एक पैसे की भी गलती नहीं। जिसे विश्वास न हो वह गांव जाकर देख सकता है, हिसाब किताब का रिकॉर्ड देख सकता है। तो उसने जरूर गांव के रिकॉर्ड छुपकर देखे होंगे। मुझे तो यकीन नहीं होता। उसने अबैकस तक नहीं चलाया और एक नंबर निकाल दिया। बेस मत से बहस करना बेकार है। चाची, आप मुझे अबैकस इस्तेमाल करते देखना चाहती हैं तो मैं दिखा देती हूँ आपको। नतीजा वही आएगा। सब समझ गए ना? मुकाबले की जरूरत ही नहीं। मेरा बेटा सच में हिसाब जानता है, उससे कुछ नहीं आता। सोचती है बस अबैकस हिलाकर हमें बेवकूफ बना लेगी। मैं भी हिसाब लगाता हूँ। हो गया। फुबाओ ने थोड़ा जल्दी किया, लेकिन उसका तरीका एक भी कदम नहीं छोड़ा। तुम्हारे तियानसी ने भी पूरा किया, लेकिन उसका जवाब गलत है। यह कैसे हो सकता है? लियो मास्टर जी, आप मेरे तियानसी के साथ न्याय कीजिए। यह तो साफ है, जाहिर है छोटी जाओ मैडम जीती। लियो मास्टर जी, आप इस घटे की लड़की को क्या कह रहे हैं? छोटी जाओ मैडम, हमारे स्कूल के सभी टीचर उन्हें यही बुलाते हैं। क्या? और एक बात सुन जी, अपनी जुबान संभाल कर बोलिए। छोटी झाओ मैडम कोई घाटे की पुतली नहीं है। वह हमारे स्कूल के सभी टीचर्स मानी हुई होनहार बच्ची है। इस बार की परीक्षा में उसे पूरे नंबर मिले हैं। आगे जाकर बहुत बड़ा नाम करे। लियो मास्टर जी, क्या आप गलत समझ रहे हैं? यह अभागी लड़की झाफुआ भी 5 साल की है। वह होनहार कैसे हो सकती है? और आप उससे मैडम बुलाएं। कन्फ्यूशियस ने 7 साल के बच्चे को गुरु माना था। झाओफू भले ही 5 साल की हो, पर जितना ज्ञान उसे है मुझसे भी ज्यादा है। तो मैं क्यों नहीं उसे अपनी मैडम कह सकता? आप मुझे मूर्ख मत बनाइए। वह स्कूल में तो होमवर्क तक नहीं कर पाती। मैंने तो कहा था होमवर्क इतना आसान होता है, इसलिए मैं नहीं करती। मुझे स्कूल में ही पता चल गया। वह खुद पढ़ लिख कर कॉलेज के स्तर तक पहुंच गई है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनमें मैं भी उससे पीछे हूँ। सच में पता नहीं था छोटी फुबाओ में इतनी काबिलियत है। टीचर भी उससे कम है। तुम्हारी फुबाओ में अभी से दिख रहा है कितनी सुंदर बनेगी, और इतनी समझदार भी है। मेरा बच्चा अभी भी मिट्टी में खेलता है। इंसान की तुलना इंसान से सच में गुस्सा आता है। तो क्या अब हार मान लो? चाची, अब आपको यकीन हो गया? शर्त वाला पैसा निकालो। वह अभी भर समझदार है। आगे तो जरूर हमारा तियानसी ज्यादा आगे निकलेगा। मैं यह शर्त नहीं मानती। आप एक अभिभावक होकर अपना वचन नहीं तोड़ सकते। बच्चों के सामने बुरी मिसाल नहीं रख सकते, वरना आगे कोई भी तुम्हारे बच्चे से बात नहीं करेगा। क्या आपने खुद बच्चे के साथ शर्त नहीं लगाई थी? अब हारना नहीं मंजूर। सिर्फ 10 रुपए ही है। शर्त हारी है, देना पड़ेगा। मुझे किसी की नजरों में छोटी नहीं बनना। धन्यवाद चाची, मेरे पास फिर से मिठाई खरीदने के पैसे आ गए। हाँ। आज को मिलाकर 158 रुपए मिले हैं। आपकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती, तो क्यों ना आप यह पैसे लेकर शहर के बड़े अस्पताल में दिखाएं। रहने दो। माँ का यह बूढ़ा बदन अब और पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। माँ, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। पैसे गए तो दोबारा कमा लेंगे। माँ, तो यह पैसा तुम तीनों भाइयों के लिए जोड़ रही हूँ। माँ इतने दिनों से बीमार है, शरीर दिन ब दिन जवाब दे रहा है। माँ इतने दिनों से बीमार है, शरीर दिन ब दिन जवाब दे रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। मेरी नज़र में, मैं कहूँ तो बुरा मत मानना, यह 158 रुपए बहुत बड़ी रकम है। सोचो, अगर माँ सच में नहीं रही तो यह पैसा हमारे हाथ लगेगा या नहीं? माँ तो बराबर बांटेंगी। मियाँ, तू बेवकूफ है क्या? तू देख तो, माँ इन सालों से बड़े बेटे का पक्ष ले रही है। डर है जब वह वक्त आएगा सारे पैसे बड़े के हिस्से चले जाएंगे। तो फिर क्या करें? मेरी मानो तो
हम साफ साफ बात कर लें, देख लें कि माँ पैसे किसे देती है। अगर न माने तो खुलेआम कर देंगे। हम भले अपने बारे में न सोचें, टियान्सी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। ठीक है। छोटे बेटे, क्या बात है? मैं और पांडी, हम दोनों की तनख्वाह ज्यादा नहीं है और टियान्सी दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? कितने पैसे चाहिए? मुझे तुम्हारे दोनों भाइयों को बताना होगा। अगर तुम सच में मुश्किल में हो, वे जरूर मान जाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। ज्यादा नहीं, 500 काफी है। 500? क्या तुम पागल तो नहीं हो? हमारे पूरे घर की जमा पूंजी सब मिलाकर भी इतनी नहीं है। हमें कैसे पता कि तुम्हारे पास है या नहीं? तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? आज तो शगुन के पैसे भी करीब 200 जमा हुए हैं। वो तो हमारे पूरे घर का सबका साझा पैसा है। अगर ये सारा पैसा तुम्हें दे दिया तो बाकी लोग हवा पी कर रहेंगे क्या? तुम हमेशा से बड़े भाई और दूसरे भाई के घर वालों का पक्ष लेते हो। डर है कि मरने के बाद पैसा हम तीसरे भाई वालों को नहीं मिलेगा। पर कोई बात नहीं, जो मुझे चाहिए वह मैं खुद ले लूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? गोंगकाई, तुम अपनी पत्नी को देखते रहोगे जो तुम्हारी माँ को ऐसे तंग कर रही है। तुम ही तो हमें परेशान कर रहे हो। जल्दी से पैसे ढूंढो। चुप रहो। गोंगाई, अब क्या करें? कोई आ गया, कोई आ गया। अगर तुमने किसी को यहाँ बुला लिया तो मुझसे बुरा मत मानना। माँ, अब तबीयत कैसी है? गोंगपिंग, माँ शायद आराम कर रही है। चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। लोग चले गए। गोंगाई, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा करते हो। तुम इंसान हो। मैंने तुम्हारा क्या किया? बस तुमसे पैसे मांगे थे, वरना तुमने तो सारा पैसा बड़े भाई को दे दिया ना। मैं एक विधवा हूँ। बचपन से मैंने अपना खून पसीना एक किया, तुम तीनों भाइयों को पालकर बड़ा किया। मैं तुम तीनों भाइयों हमेशा खुले दिल और साफ नीयत से रही, और तुम ऐसा सोचते हो। निराश होने से क्या होगा? सच कहूं तो मुझे तुम बहुत दिनों से पसंद नहीं हो। तुम्हारा विधवा होना यह तुम्हारा दुर्भाग्य था। अगर तुम समझदार होती, कोई अमीर आदमी ढूंढ लेती, तो हमें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। उससे तो अच्छा होता कि तुम पहले ही मर जाती। वैसे भी तुम बूढ़ी हो गई हो, मैं तुम्हें पालूंगा भी नहीं। हाय, काम खत्म। सांस रुक गई। डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ ना। मियाँ, तुम नहीं जा सकते। सुन बांदी, लेकिन यह मेरी माँ है। लेकिन अगर तुम अभी किसी को बुलाने गए तो हमने जो कुछ किया है सब कुछ खुल जाएगा ना। माँ, मैं ही नालायक बेटा हूँ। मैं अगले जन्म में जरूर तुम्हारी सेवा करूंगा।
फुबाओ, दादी अब जा रही है। अब से तुम अच्छी बनकर रहना, अपना ख्याल रखना। फुबाओ, फुबाओ तुम्हें क्या हुआ? फुबाओ, दादी को कुछ हो गया। माँ होश में आओ। अरे तीसरे भाई की बहू, यह क्या हुआ? माँ उठो ना। माँ तुमने तो कहा था फुबाओ को बड़ा होते देखोगी। माँ तो सुबह ठीक थी ना, अब अचानक यह क्या हो गया? जिंदगी में कभी भी मुसीबत आ जाती है। यह तो मौत से पहले की आखिरी चमक थी। मामा को क्या हुआ? यमदूत भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी दादी को मत ले जाओ प्लीज। जीवन मृत्यु भाग्य पर है, जन्म मरण का चक्र नहीं बदला जा सकता। वांग गुइंग की उम्र पूरी हो चुकी है, तुम्हारी विनती से कुछ नहीं होगा। यमदूत भैया, मैं विनती करती हूँ, अगर मेरी दादी वापस मिल जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस मामले में अभी थोड़ी उम्मीद बाकी है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चाहे जो भी कीमत हो, मैं तैयार हूँ। तुम बोधिसत्व के कमल तालाब में 999 साल से साधना कर रही हो, बस 1 साल और चाहिए तो तुम्हारी साधना सफल हो जाती। अगर इस वांग गुइंग के लिए तुम्हें अपनी सारी साधना छोड़नी होगी और बनना होगा बिना किसी शक्ति वाला आम इंसान, भूल जाना होगा अपने पिछले और इस जन्म की सारी यादें। अगर ऐसा है, क्या तुम फिर भी उसे बचाना चाहोगी? अपनी सारी साधना छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। मेरी सलाह है यह विचार छोड़ दो। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे तुम बस कुछ ही सालों से जानती हो, यह कीमत चुकाना सुरक्षित। यमदूत भैया धन्यवाद, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। यमदूत भैया धन्यवाद, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा है कि तुम्हारा मन साफ हो गया, आगे से तुम्हारा रास्ता बहुत उज्जवल होगा। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए सब कुछ खोने की। मैं अपनी सारी साधना छोड़ने को तैयार हूँ और यादें भुलाकर दादी को बचाऊंगी। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अमर नहीं बनना चाहती? सिद्धि पाना जरूरी है, बोधिसत्व माँ भी जरूरी है, लेकिन मेरी दादी, उन्हें मैं ही बचा सकती हूँ, उनकी इकलौती पोती। और देवी माँ तो हमेशा कहती है, किसी की जान बचाना 7 मंजिल का मंदिर बनाने से भी बड़ा पुण्य है। इतनी छोटी उम्र में तुम में तो बुद्ध जैसी दया है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। दादी जल्दी उठो। बड़े भाई, क्या तुम इस पर काबू नहीं कर सकते? इस अपशकुनी लड़की पर। माँ की मौत हुए अभी देर नहीं हुई और ये यहाँ खुशी से नाच रही है। क्या इसमें जरा भी दया नहीं है? दादी जल्दी ही उठ जाएंगी। भाई साहब, भाभी, तुम लोग ही फुबाओ को बाहर ले जाओ। वह तो एक छोटी बच्ची है, उसे शायद कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ और हंगामा मत करो। हाँ ठीक है, अभी सबसे जरूरी काम है, हमें माँ की विरासत आपस में बांट लेनी चाहिए, तभी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे पानी दो। माँ को उठाओ। नालायक संतान। छाओ दोंपाई, सुन पांदी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जाहो दोंपाई, सुन पांदी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये दोनों कमीने हैं, मुझसे पैसे लेने आए थे, मुझे गुस्सा दिला दिया।
तीसरे भाई, तुम कमीने हो। तुम तो बहुत प्यारे हो। मैंने तो माँ से बस गुस्से में कुछ बातें कही थी। किसे पता था कि माँ इतना गुस्सा आ जाएगा। अरे बड़े भाई, आज तुमने जो किया, माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया, आज से मैं झाओ गंगपिंग तुम जैसा भाई नहीं मानता। नहीं तो नहीं, मुझे तुम जैसे बड़े भाई की जरूरत भी नहीं है। बहुत हो गया। हमारा झाओ परिवार आज से अलग हो रहा है। आज से झाओ गोंगकाई जिए या मरे, मेरी वांग गुइंग से कोई रिश्ता नहीं। अलग होना है तो हो जाए। मैं आज साफ कह रही हूँ, आगे चलकर हम सबके घर किसका घर अच्छा चलता है यह देखना होगा। तुम सब लोग कोई भी हमारे गोंकाई के पास भीख मांगने मत आना। तीसरे भाई, माँ से माफी मांग लो। उसे जाने दो। आज अगर इस दरवाजे से बाहर निकला तो आज हमारा उससे हर रिश्ता खत्म। मुझे समझ नहीं आता मुझसे ऐसा कर्जा वसूलने वाला बेटा क्यों पैदा हुआ। दादी तुम मत रो, तुम्हारे पास फुबाओ है। फुबाओ हमेशा दादी के साथ रहेगी और दादी की सेवा करेगी। छोटी फुबाओ, फुबाओ ने सही कहा। दादी, तुम्हारे पास फुबाओ है। गांव में पैदावार बहुत अच्छी है और देखो 3 सूअर बच्चे हैं। हम देखना चाहते हैं कि किसको पालने की इच्छा है। अच्छे से पालोगे तो गांव को 200 किलो मांस देना होगा। बाकी बचा हुआ तुम्हारा अपना होगा। लगता है सबको सूअर पालने का शौक है, लेकिन सूअर तो देख लो, सिर्फ 3 है। तो पुराने तरीके से करते हैं, चिट्ठी डालते हैं, जिसकी चिट्ठी निकलेगी वही सूअर पालेगा। ठीक है, ठीक है। हम लाइन से खड़े हो जाओ। यह पहला सूअर है, यह दूसरा सूअर है, यह तीसरा सूअर है। एक बात खास कहनी है, यह पहला सूअर मादा है। अगर अच्छे से पाला, साल के अंत या अगले साल इसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। हाँ। सरपंच जी, फिर देर किस बात की, जल्दी से चिट्ठी डालिए। ठीक है, जल्दी मत करो। लो, मैंने सारी चिट्ठियां तैयार कर ली हैं। लड़की से अशुभता आती है। चिट्ठी डालने भी यह खाते वाली चीज साथ लाई है। डर नहीं लगता कि उसे एक बाल भी नहीं निकलेगा, एक बाल भी नहीं निकलेगा। जब से फुबाओ हमारे घर आई है, हमारे घर की हालत दिन ब दिन अच्छी हो रही है। और बात करो बदकिस्मती की, तो तुम्हारा घर हमारे घर से ज्यादा बदकिस्मत है। तुम्हारे घर की अभी गांव में बदनामी हो चुकी है। बदनामी से क्या होता है? पैसा सबसे बड़ा है। मैं तुम्हें बता दूं, इन 6 महीनों में तियानसी ने अपने पिता के साथ व्यापार में बहुत पैसा कमा लिया है। अब कौन कह सकता है कि हमारा तियानसी हमारे घर का भाग्यशाली नहीं है? इस बार चिट्ठी मैं डालूंगा, उन्हें दिखा दूंगा अपना दम। मुझे यकीन है तू माँ का नाम रोशन करेगा। मैं भी चिट्ठी डालूंगी। बच्चों से मुकाबला करना चाहिए। प्यारी फुबाओ, चिट्ठी निकले या न निकले, तू हमारे घर की भाग्यशाली है। सिर्फ 2 सूअर बचे हैं, एक भी नहीं निकला। मेरी निकल गई। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, तीसरा नर सूअर थोड़ा कमजोर है, लेकिन अगर अच्छे से पाला तो अगले साल फायदा ही होगा। मैंने कहा था ना हमारा तियानसी भाग्यशाली है। अब तो मान लो, तुम्हारी ये घाटे वाली लड़की हमारे तियानसी के सामने कुछ नहीं। इतनी जल्दी क्या है? हमारी फुबाओ ने अभी चिट्ठी नहीं डाली। अब सिर्फ एक सूअर बचा है और चिट्ठियां 10 से ज्यादा हैं। मुझे नहीं लगता इस अपशकुन वाली को यह किस्मत मिलेगी। फुबाओ, अब हमारी बारी है, जल्दी देखो। फुबाओ ने निकाल लिया। फुबाओ, तू सच में हमारे घर की भाग्यशाली है।
देखू। पहला सुअर। सारे सुअरों में यह पहला सुअर सबसे अच्छा है और यह मादा है। अगर अच्छे से पाला तो अगले साल लगातार बच्चे होंगे। हा हा हा। फुबाओ, तेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है फुबाओ सच में हमारे घर की सच्ची भाग्यशाली है। मैंने कहा था ना, सबसे अच्छा सुअर हमारी फुबाओ ने ही निकाला है। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से बढ़कर। बस किस्मत का खेल है। और अभी यह कहना कि फुबाओ भाग्यशाली है जल्दबाजी। तुमसे यह सुअर निकला है, ले जाकर पाल पाओगे या नहीं, यह तो देखना होगा। तुम क्या बक रही हो? छोटे कॉमरेड सुन, हमारा गांव एक प्यारा और मिलनसार परिवार है। अगर तुमने फिर से गांव के लोगों को श्राप दिया तो मुझे मत दोष देना। अगर मैं तुम्हारा यह इनाम रद्द कर दूं। माँ हम सुअर के बच्चे को मोटा ताजा पालेंगे ना। अब से यह सुअर फुबाओ ही पालेगी। हम फिर से ऐसा पालेंगे, गोल मटोल और सुंदर। माँ आगे चलकर मैं तुम्हें बहुत सारा मांस खिलाऊंगी, अच्छा ना? तो फिर चलते हैं छोटी फुबाओ। सुअर को साथ ले लो। सुअर तुझे खाना दिया जा रहा है। गोंगपिंग, गोंगपिंग, हमारा सुअर बीमार है। गोंगपिंग, देखो कितना बीमार लग रहा है। ठीक नहीं है। मुझे गांव के पूरब वाले पशु डॉक्टर को बुलाना देखने के लिए, वरना सुबह होते होते यह सुअर मर जाएगा। यह बिल्कुल नहीं चलेगा। साल के अंत में गांव को मांस देना है। अगर यह मर गया तो सब खत्म। तू यहाँ देखती रह, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। छोटे सुअर जल्दी से उठ। अरे गोंगबिंग, इतनी जल्दी में क्या हुआ? हमारा सुअर अचानक कुछ बीमार हो गया है, अब मरने की कगार पर है। मुझे जल्दी से मास्टर हुआंग को ले और देखना है। अच्छा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा सुअर उस छोटी नुकसान वाली लड़की की वजह से बीमार पड़ गया। दिन में ही मैंने कहा था तुम्हें लॉटरी में सुअर मिला है, पता नहीं पाल पाओगे या नहीं। अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जितने भी सुअर मिले हैं सब ठीक है, सिर्फ तुम्हारा सुअर बीमार पड़ा। पता नहीं कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं। स्वाइन फ्लू से औरों को भी संक्रमण हो जाएगा। पांडी की बात सही निकली। यह फुबाओ असल में एक छोटी नुकसान वाली लड़की है, वरना इतने सारे सुअरों में से सिर्फ उसी के घर का सुअर बीमार क्यों पड़ा? सब लोग चुप हो जाओ। आखिर मामला क्या है, मैं देखकर ही बताऊंगा। मास्टर हुआंग, चलिए। पहली नजर में यह सुअर दस्त की वजह से कमजोर हो गया है। क्या तुमने इसे कुछ गड़बड़ खिलाया है? नहीं जी, यह सारा चारा मैंने खुद पहाड़ से तोड़ा है। सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह तो अजीब बात है। तो अब क्या करूं? मैं तो इसे कुछ भी खिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। दादाजी यह घास देखिए, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसे जूजू टेंग कहते हैं और इसे सुअर की घास भी कहते हैं। इसे खाकर सुअर को दस्त लग जाते हैं। यह घास तुम लोगों ने इसमें कैसे मिला दी? यह कैसे हो सकता है? मैं बचपन से सुअर का चारा तोड़ती आई हूँ, मुझसे यह गलती नहीं हो सकती। शीलियन, मुझे पता है असल बात क्या है। मास्टर हुआंग, एक और मेहरबानी कीजिए, आज हमारे घर का यह मामला बाहर मत बताइएगा। लगता है किसी को तुमसे जलन हो रही है। अगर फुबाओ ने समझदारी न दिखाई हो तो तुम लोग जाल में फंस जाते। फुबाओ हमेशा से हमारे घर की छोटी सी खुशियां लाने वाली है, और जिसने हमारे सुअर को जूजू टेंग खिलाई है उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अरे शियुलियन, तुम्हारा सुअर जिंदा है ना? कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है? स्वाइन फ्लू नहीं है, स्वाइन फ्लू नहीं है। आप सब चिंता मत कीजिए। मास्टर हुआंग ने कहा बस कुछ गलत खा लिया था जिससे दस्त लग गए, लेकिन मास्टर हुआंग की कृपा से दवा दे दी है, अब थोड़ा ठीक हो गया है। मुझे लगता है कुछ दिन और पालना पड़ेगा। अरे सुअर ठीक है तो सब ठीक है।
रात को तो हम सब डर गए थे। अगर तुम्हारा सुअर मर जाता तो साल के अंत में गांव का कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने पड़। हाँ ना, इसलिए इन दिनों मैं इसे अच्छी तरह से पालूंगी। लेकिन मास्टर हुआंग ने कहा है अभी इसे कुछ भी अनाप शनाप मत खिलाना, वरना अगली बार बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इस बार मास्टर हुआंग थे, अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। खा लो खा लो, यह खाने के बाद देखते हैं तुम बच पाते हो या। पकड़ो चोर को। भाग कहाँ रही हो? भाभी, अब तुम समझाओ। आधी रात को जूजू टेंग का गटर लेकर हमारे सुअर बाड़े में क्यों घुसे? भागने की कोशिश मत करो, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। पांडी, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी निकलोगी। हम पूरे गांव वाले साल भर में एक सुअर की कमाई भी नहीं कर पाते और तुम उसे मारने पर तुल गई। सबसे बड़ा भाई होकर तुम्हें यह सब कैसे सूझा? इतनी बुरी औरत को हमारे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे जांग शियुलियन से चिढ़ थी, मैंने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा नुकसान होगा। आज तुम्हें मुझसे चिढ़ है तो हमारे सुअर को नुकसान पहुंचा। कल अगर किसी और से चिढ़ गए तो पूरे गांव वालों को ही नुकसान। हाँ, यही तो होगा। लोगों, इसे पकड़कर थाने ले चलो। मुझे थाने मत ले जाओ, मैं तुमसे बहुत माफी मांगती हूँ, मुझे एक और मौका दो। क्यों दे? अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो अगली बार तुम्हें और लगेगा कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो। भैया, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मुझे दोबारा थाने मत ले जाओ, वरना मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। बातचीत से भी हो सकता है, लेकिन देखना यह है तुम कितनी माफी दिखाती हो माँ पापा का गुस्सा शांत करने के लिए। मेरे पास बस इतना ही है। प्यारे गांव वालों, आज आप सबकी मदद से हमने चोर को पकड़ा है और नुकसान बच गया। यह पैसे आप ले लीजिए। गोंगपिंग, तुम बहुत बड़ा दिल दिखाते हो। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना। गोंगपिंग का काम हमेशा साफ और बड़ा दिल वाला होता है। पता नहीं क्यों एक ही माँ के पेट से जन्मे होकर इतना फर्क होता है। अभी भी यहाँ खड़ी हो, क्या सच में तुम्हें थाने भेजवा दूं? हमारी छोटी फुबाओ ने फिर से मम्मी पापा की बहुत मदद। बोलो क्या इनाम चाहिए? मैं पूरे परिवार के लिए नए कपड़े लेना चाहती हूँ। हमारी छोटी फुबाओ सच में बहुत प्यारी है। कल पापा तुम्हें शहर ले चलेंगे। पूरे परिवार के नए कपड़े तुम ही चुनोगी, ठीक है ना? हमारी छोटी फुबाओ बिल्कुल परी जैसी लगती है। मम्मी तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाएंगी ताकि तुम बिना किसी चिंता के बड़ी हो। बिना किसी चिंता के बड़ी हो। बिना किसी चिंता के बड़ी हो। आंटी जी, आप यहाँ आइए, मैं आपको अपनी सीट देती हूँ। नहीं बेटा, मैं खड़ी रहूंगी। आपके पास बच्चा भी है, आइए मैं आपको सीट देती हूँ। इतनी छोटी बच्ची सीट भी देती है। मास्टर जी ने बताया था बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना चाहिए। बहुत प्यारी हो। आप जाकर बैठ जाइए, आखिर यह छोटी सी बच्ची का प्यार है। फुबाओ, पापा को भी बड़ों का सम्मान करना है। तुम बैठ जाओ। छोटा भाई बहुत प्यारा है। तुम भी बहुत प्यारी हो। ये आंटी जरूर बच्चों का व्यापार करने वाली है। मुझे किसी तरह छोटे भाई को बचाना है। बच्ची, क्या देख रही हो? आंटी, उस छोटे भाई की जेब वाली टॉफी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मुझे एक टॉफी मिल सकती है? लो, ये तुम्हारे लिए खाने को। शुक्रिया आंटी। जरा रास्ता दीजिए, मुझे उतरना है। अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पापा, क्या मैं मर जाऊंगी? फुबाओ, क्या हुआ?
बच्ची ठीक तो है, क्या अस्पताल ले जाना पड़ेगा? तुम लोग इसे अस्पताल ले जाओ, पहले मुझे उतरने दो। आंटी मैंने आपकी टॉफी खा ली, तभी मेरे पेट में दर्द हुआ। नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे साथ अस्पताल चलना होगा, वरना मेरी बेटी के पेट में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन? उसने खुद मुझसे मांगी थी, मैंने उसे खुद नहीं दी थी। मुझे लगता है तुम झूठा दोष मरना चाहती हो। रास्ता दो, मुझे उतरने दो। आजकल अपनी बेटी को साथ लाकर झूठा दोष मचते हैं। जब तक हम हैं, हमारी मनमानी नहीं चलने देंगे। ये टॉफी सच में इस बच्ची ने खुद मांगी थी। इस आंटी का इसमें क्या दोष? मुझे लगता है तुम लोग साफ साफ मुझे परेशान करना चाहते हो। मैं अभी उतरती हूँ, थाने जाकर इंसाफ मांगूंगी। इसे उतरने मत दो। अंकल ड्राइवर, जल्दी दरवाजा बंद करो, ये बच्चों की तस्कर है। ये बदमाश बच्ची बकवास कर रही है। तुम लोगों को भी यकीन है कि ये मेरा बेटा है। मानो या ना मानो, मैं थाने जाकर तुम पर केस करूंगी। अरे बच्ची, तू झूठ तो नहीं बोल रही? अंकल ड्राइवर, इसके बहकावे में मत आना। इसके अपने कपड़ों पर पैबंद लगे हैं। देखो उसकी गोद में जो बच्चा है, उसके गले में सोने की चेन और कड़े हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये मेरी सास ने अपने पोते के लिए खरीदा था। क्या सास अपने पोते से प्यार नहीं कर सकती? लेकिन हम अभी इतना शोर मचा रहे हैं और बच्चा सोया ही जा रहा है। इसका क्या मतलब है? पकड़ो इस तस्कर को, जल्दी करो, इसे भागने मत दो। फुबाओ, अरे बाप रे, ये सब क्या है? ऐसी गाड़ी तो सिर्फ कहानियों में बड़े लोगों के पास होती है। मैंने जिंदगी में साइकिल भी कम देखी है। आज दो गाड़ियां देख ली। मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये कौन से बड़े लोग हैं जो हमारे गांव तक चले आए? अरे गांव वालों, आप सबको नमस्ते। क्या इस गांव में कोई जाओ परिवार का शख्स रहता है? कुछ दिन पहले उन्होंने बस में मेरे पोते की जान बचाई थी। मैंने थाने में पूछताछ की है, वो इसी गांव में है। इसलिए आज मैं जानबूझकर आया हूँ उनका आमने सामने धन्यवाद करने। ये हमारे मालिक साहब की ओर से उपकारी के लिए छोटा सा तोहफा है। 10 सेट बेहतरीन टॉनिक और 2 लाख नकद। 2 लाख? मैंने तो जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। अरे कुछ मत कहो, हमारे घर की साल की कमाई 1000 भी नहीं है। माँ पापा, बचाने वाली फुबाओ है। हमें ये सब अच्छी चीजें उनके घर नहीं जाने देनी चाहिए। तू सही कह रही है, उन्हें ये सब पाने का हक नहीं। इतने सारे लोग हैं, छोड़ो यार। घर वाले ये 2 लाख रुपए हैं। हम तो जिंदगी भर खाने पीने की चिंता नहीं करेंगे। बुजुर्ग साहब, आपके पोते को बचाने वाला मैं ही हूँ। आप ही जाओ साहब है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अरे उपकारी, अगर आप न होते तो मैं अपने नन्हे पोते को दोबारा नहीं देख पाता। बुजुर्ग साहब, दूसरों की मदद करना हर किसी का फर्ज है। बात तो सही है, पर यह रस्म तो पूरी करनी ही होगी। सच कहूँ तो मैं व्यापारी हूँ, अभी विदेश से लौटा हूँ। उपकारी, आगे अगर व्यापार करना हो तो मुझसे जरूर मिलिए। बहुत बढ़िया। मैं तो कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। ये आपका बेटा है ना? हाँ हाँ, यही। वाह, कितना प्यारा है। थानेदार ने बताया कि एक बच्चे ने बड़ी समझदारी और हिम्मत से काम लिया और पहचान लिया तस्कर की चाल, है ना? जी वो मैं ही था। बच्चे, तुझे कैसे पता चला कि उस औरत में कुछ गड़बड़ थी? दादाजी, सच में कुछ खास अजीब नहीं लगा, बस मेरी समझ ने कहा कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या तुझे याद है मेरे पोते के कपड़ों में कोई खास बात थी? वो तो याद नहीं, उस वक्त तो बस जान बचाने में लगा था, कुछ ध्यान नहीं गया। उससे बारीकियां क्या पता, क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी है। उससे बारीकियां क्या पता, क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी है। जिस वक्त घटना हुई शाम के 5 बज रहे थे, मैं और मेरी बेटी घर लौटने वाली बस में थे। हमने देखा आपका पोता बेहोश था और एक औरत उसे गोद में लिए थी। उसके गले में जेठ की बुद्ध मूर्ति लटकी थी।
वो औरत बड़ी संदिग्ध लग रही थी और उसके कपड़ों से आपके पोते से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। तभी हमें शक हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। थाने वालों ने बिल्कुल यही बताया जो आपने कहा। लगता है आप ही मेरे असली उपकारी हैं। तुम खुलेआम इस काम का श्रेय भी लेना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो। बचाने वाला मैं ही हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप दोनों मेरे साथ थाने चले। थानेदार ने कहा था वो मेरे उपकारी को पहचानते हैं। हम तो चलने को तैयार हैं। लगता है आज मैं तुम्हारे सामने बहुत नरम पड़ गया। तुम लोगों को मेरी मिजाज मालूम नहीं। जिसने भी वो के सामने झूठ बोला था उसका घर परिवार आज तबाह है। है बुजुर्ग साहब, वो यानी आप बड़े हैं, हमारी गलती माफ कीजिए। हाँ, हम पर लालच का भूत सवार था, माफ कीजिए। उपकारी, ये नन्ही सी बच्ची सच में बहुत समझदार लगती है, पर जाओ साहब का कहना है कि इसने मेरा पोता बचाया। क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं है? वो देखने में मेरे पोते से ज्यादा बड़ी नहीं लगती। सच कहो तो ये पूरा श्रेय मेरी बेटी को ही जाता है। उसी ने पहले मानव तस्कर को और आपके पोते की हालत को भांपा और उसने पेट दर्द का नाटक किया। इसी से तस्कर को गाड़ी से उतरने से वरना अगर तस्कर उतर जाता और कोई उसे ले जाता तो मिलना मुश्किल। बेटा, दादा ने तुझे कम आंका। थानेदार ने मुझसे कहा उससे अच्छे लोग मिल गए, नहीं तो गाड़ी से उतरते ही तस्कर का पता नहीं मिलता। भगवान का करिश्मा है तुम्हारे जैसे नेक लोग मिले। तो इसका मतलब दादाजी भी नेक हैं, इसलिए भगवान ने आपकी मदद की। सच में बहुत होशियार बच्ची है। दादाजी को बताओ तू कितने साल की है? दादाजी, मेरा नाम फुबाओ है, मैं 5 साल की हूँ। फुबाओ, तेरी एक दादाजी ने मेरा दिल पिघला दिया। दादाजी को बताओ, क्या तू दादाजी की दत्तक पोती बनना चाहेगी? फुबाओ को भी दादाजी बहुत पसंद है, पर मैं तो दादी की पोती हूँ। अगर मैं दादाजी की पोती बनी तो दादी को बुरा लगेगा। ये बच्ची मुझे बहुत पसंद आई। ससुर जी, सच में 20,000 है। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम क्यों ऐसी बात छेड़ रही हो? ससुर जी, मुझे तरकीब मिल गई। ये 20,000 हम वापस ले सकते हैं। क्या तरकीब? क्या तुम भूल गए? वो नर्स जो बचाव के लिए मशहूर है, वो मेरी बेटी है। हाँ, ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी। चलो लोगों को भेजते हैं। झाओ गोंगपिंग, झांग शियुलियन, तुम्हें बच्चा छीनने की हिम्मत है तो दरवाजा खोलने की हिम्मत क्यों नहीं? मेरी बेटी मुझे वापस दो, बच्चा मुझे वापस दो। पांडी, ये क्या हो रहा है? झाओ गोंगपिंग ने तियानसी को छीन लिया। उन्होंने तियानसी नहीं छीना, उन्होंने फुबाओ को छीना है। हाँ, फुबाओ उनके घर की बच्ची नहीं है क्या? तुम्हारा उससे क्या लेना देना? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरा बच्चा वापस दो। माँ, तुम क्या कर रही हो? बेशम लोगों, फुबाओ तो शिवलियन की बेटी है, तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो? मैं जानती हूँ तुम बड़े भाई का पक्ष लेते हो, लेकिन तुम आंखें खोलकर झूठ नहीं बोल सकते। फुबाओ, साफ तौर पर हमारी पांडी ने 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है। वो उसका अपना खून है। तुम भी बहुत आगे बढ़ गए। झाओ गोंगपिंग, झांग शियुलियन, मेरी अपनी बेटी मुझे वापस दो। तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चे को जन्म दिया पर पाला नहीं, और अब बिना कुछ किए वापस मांग रहे हो? ऐसा कहाँ होता है दुनिया में? उस समय घर की हालत ठीक नहीं थी ना, इसलिए तुमसे कहा था कि पाल लो। अब हमारे घर की हालत थोड़ी ठीक हो गई है, तो मैं अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? तुम कहते हो घर में पैसे नहीं थे, फुबाओ को पाल नहीं सकते, तो तियानसी को कैसे पाल सकते हो? हम जानते हैं तुमने इतने सालों में फुबाओ पर पैसा खर्च किया है। हम तुम्हें मेहनताना दे देंगे। हम तुम्हें 100 रुपये दे देंगे। तुम हमें फुबाओ को वापस ले जाने दो। तुम निकम्मे लोग, इस दुनिया में तुम जैसे बेशर्म लोग कहाँ होते हैं? तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो।
सबके सामने तुम्हारे किए हुए काम बोलने पर मजबूर करोगे क्या? माँ बोलो। तुम फुबाओ को बुलाओ, उसके सामने कहो, मुझे यकीन नहीं होता क्या वो अपनी असली माँ को छोड़ पाएगी। अगर फुबाओ को पता चल गया कि उसके असली माता पिता उसे नहीं चाहते थे तो फुबाओ को बहुत दुख होगा। मैंने जिंदगी में ऐसे बेशर्म लोग नहीं देखे। तुम हिम्मत नहीं रखते, हिम्मत नहीं है तो बच्चा वापस दो। भाइयों और बहनों, देखो, जरा देखो, इस दुनिया में कहीं ऐसा होता है बच्चा छीन लें। अगर तुमने फुबाओ को वापस नहीं दिया तो मैं यही बैठ जाऊंगी। साफ साफ कहूँ तो तुम्हें फुबाओ नहीं, उसके इनाम के पैसे चाहिए। बिल्कुल नहीं, फुबाओ हमारा अपना खून है, पैसा वैसा कुछ नहीं। फुबाओ सेठ की जान बचाने वाली। जैसे ही फुबाओ हमारे पास आएगी तो जितने पैसे मांगो उतने पैसे मिलेंगे। बदमाश हो क्या? आज मैं तुम दोनों को मार कर ही रहूंगी। फुबा, दादी, फुबाओ बेटा, फुबाओ अपनी असली माँ के साथ जाना चाहती है। फुबाओ तुम बाहर क्यों आए? ये सारी बातें बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। घबराओ मत, दादी है ना, कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। मुझ पर भरोसा करो। अगर पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो वो 2000 मौजूदा माता पिता के पास ही रहने दो। फुबाओ तुम्हारे साथ चलेगी। उन 20,000 से शहर में कई घर खरीदे जा सकते हैं। अब क्या करें? इस बच्ची को खुश रखो। भविष्य में सिर्फ 2000 नहीं, शायद उनसे ये पैसे भी वापस दिलवा सकते हैं। चलो चलो। अरे पैसा तो फुबाओ के सामने कुछ भी नहीं। फुबाओ अपनी असली माँ के साथ घर चलेगी ना? हाँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मुझे प्यार करोगे? फुबाओ, बिल्कुल, ये तो पक्का है। तुम तो हमारी अपनी बेटी हो। पापा तुम्हें प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या अभी वाले माता पिता जैसा प्यार? अरे उससे भी ज्यादा। अब से घर में सबसे पहले तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। जो चाहोगी पापा तुम्हें दिलाएंगे। फुबाओ, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शियुलियन, घबराओ मत, हमारी फुबाओ बहुत समझदार बच्ची है। उसने जो किया उसका कोई मतलब जरूर होगा। फुबाओ, अगर वे तुम्हारे साथ बुरा करें तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। चिंता मत करो, भाग्य वाले लोग बदकिस्मत घर में नहीं जाते। फुबाओ 2 दिन खेलकर वापस आ जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा उसे वापस ले जाने का। फुबाओ, चिंता मत करो, अगर उन्होंने फुबाओ के साथ बुरा किया मैं तुरंत फुबाओ को वापस ले आऊंगा। मैं तो बस फुबाओ से दूर नहीं रह सकती। मुझे डर है सुनपांदी उसके साथ अच्छा नहीं करेगी। वह चाहे कितनी भी समझदार हो, उम्र तो बस 5 साल है। तो ऐसा करते हैं, बड़े भाई किसी को लगाओ जो उन पर नजर रखे। शियुलियन, तुम सब चिंता मत करो, अगर उन्होंने जरा भी फुबाओ के साथ बुरा किया तो हम जबरदस्ती ही सही फुबाओ को वापस ले आएंगे। मैं रोज 3 बार उनके घर जाऊंगी। मैं देखूंगी क्या उसमें हिम्मत है मेरी आंखों के सामने फुबाओ के साथ बुरा करने की। देखो कौन आया है। पापा, माँ, तुम लोग उसे कैसे वापस ले आए? मुझे वो पसंद नहीं। यह मेरा घर है। माँ ने कहा था मैं उनकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ, तो मुझे यहीं रहना है। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम लोगों ने कहा था ना कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। भैया मुझे पसंद नहीं करते। मैं वापस जाकर अपने मम्मी पापा को ढूंढूंगी। फुबाओ, टियानसी, यह तुम्हारी छोटी बहन है। अब से हम सब एक परिवार हैं। अब से बहन से अच्छे से रहना, समझा? अच्छा तियानसी, हम हमेशा सिर्फ तुम्ही से प्यार करेंगे। उससे जो भी पैसा कमाएंगे हर एक पैसा हमारे तियानसी पर खर्च होगा।
अभी के लिए जरा समझदार बनो, थोड़ा सहन करो। मुझे यही सोना है। यह मेरा कमरा है। मुझे यही कमरा पसंद है। यह भैया का कमरा है, मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले चलती हूँ, ठीक है? मुझे यही कमरा चाहिए। तुम लोगों को सिर्फ भैया पसंद है, मुझे नहीं। मुझे यही कमरा चाहिए। टियानसी, सच कहूँ तो हम कोई बेटी नहीं लाए हैं, हम तो घर में एक रानी ले आए हैं। किसे पता था कि टियानसी उससे इतनी बुरी तरह पेश आएगा। हमें आखिरकार उससे पैसे कमाने हैं। थोड़ा सहन करो। अरे फुबाओ, माँ पापा तुम्हारे साथ अच्छा तो कर रहे हैं ना? आओ फुबाओ। ठीक ठाक है, लेकिन पहले वाले माँ पापा मुझसे और अच्छा करते थे। आओ आओ फुबाओ और खाओ। तो फुबाओ, क्या तुम माँ पापा की छोटी सी मदद करोगी? कौन सी मदद? फुबाओ, तुमने 2 दिन पहले बस में एक छोटे भाई को बचाया था ना? फिर मैं चाहता हूँ कि तुम उस छोटे भाई के दादाजी को फोन लगाओ, बात कर लो, उनसे कुछ पैसे मांग लो। मेरा इन दिनों काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, पैसे खत्म हो गए हैं। जब पापा पैसे कमा लेंगे तो फुबाओ के लिए छोटी स्कर्ट लाएंगे, केक भी लाएंगे। फुबाओ को चाहिए ना? नहीं चलेगा, टीचर ने हमें सिखाया है, समय ही असली चेहरा दिखाता है। आप लोगों ने तो बस एक दिन ही अच्छा किया, लेकिन पिछले 6 सालों में आपने मुझे अपनाया तक नहीं। अरे हमारे पास पहले कोई रास्ता नहीं था, आगे से हम जरूर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो क्या आप समय के साथ साबित करके दिखा सकते हैं? समय के साथ साबित? इसमें कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप दोनों 3 साल अच्छा करो, बस रहने दो। बस आप दोनों 6 महीने अच्छा करो तो मैं आप पर भरोसा कर लूंगी। फुबाओ, तुम चिंता मत करो, आगे से पापा जरूर तुम्हारे साथ और अच्छा करेंगे। आओ फुबाओ, सब्जी खाओ। फुबाओ को केक खाना है, आप जाकर मेरे लिए ला सकते हैं? अरे केक बहुत महंगा होता है और वो भी शहर से लाना पड़ता है। आप लोग तो सच में मुझसे झूठ बोलते हैं। पापा अभी शहर जाकर तुम्हारे लिए लाते हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे खिलौना भी चाहिए। टियानसी, पापा शहर से तुम्हारे लिए खिलौना लाएंगे। पापा के पास आओ। फुबाओ को आपकी बहुत याद आई। बड़े भाई, तुम क्यों आए? मैं तुम्हें फुबाओ को नहीं ले जाने दूंगा। क्या मैं फुबाओ को देखने नहीं आ सकता? अगर मुझे पता चला कि तुम उसके साथ बुरा कर रहे हो, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। अगर उसे सताओगे, अब हमारा पूरा परिवार उसकी सेवा में लगा है जैसे वो कोई छोटी रानी हो। पता है, मैं अभी शहर जा रहा हूँ उसके लिए केक लाने। तुम चिंता मत करो, फुबाओ खुद अपना ख्याल रखेगी, कोई उसे सता नहीं पाएगा। ज्यादा देर मत खेलना, पापा माँ और दादी घर पर हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर लौटने का। ना ना ना, तुमने मुझे मारा, मैं जाकर माँ पापा से कहूँगा। माँ पापा से कहने से कुछ नहीं होगा, वे सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। वे तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हारे लिए खिलौने क्यों नहीं लाते? वे सब तुमसे झूठ बोलते हैं। झूठ नामुमकिन है। मैं झूठ नहीं बोलता, विश्वास नहीं है तो देख ले, आगे देख ले वे किसे ज्यादा चाहते हैं, किसके लिए चीजें खरीदते हैं। फुबाओ, देखो, यह केक पापा तुम्हारे लिए लाए हैं। पापा तुमसे अच्छा करते हैं ना? तो मेरे लिए लाया खिलौना कहाँ है? वो, तुम अच्छे बनो बेटा, पापा आज भूल गया, पापा किसी और दिन जरूर खरीद देंगे। अच्छा बनो, बात मानो। मैंने तो झूठ बोला ही नहीं, नहीं मानते तो देख लेना, आगे वे किसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, किसी चीज खरीद कर देते हैं। तुम लोग सच में मुझे अब पसंद नहीं करते। टियानसी, इतनी रात में तू बाहर भागने निकला है, क्या तू माँ को डरा देगा? तुम्हारे पास तो फुबाओ है ही, मैं भी तुम लोगों को नहीं चाहता। मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। सार्वजनिक, ऐसे ही दिन बीतते रहे,
यह सिलसिला कब खत्म होगा? अभी तो बस 2 दिन हुए हैं। लगता है आधी उम्र बीत गई। ये पीरी सी बच्ची, ये तो कर्ज वसूलने आई है। ये एक दिन भी चैन नहीं देती। और यह हमेशा सताती है हमारे तियांसी को। अगर पैसों की वजह न होती, मैं तो पहले ही एक थप्पड़ मार देती। कोई बात नहीं, हम थोड़ा और सह लेते हैं। 2 दिन बाद मैं फिर पूछूंगा। मैं पता लगाकर ही रहूंगा। फुबाओ, यह है देखो, पापा ने तुम्हारे लिए फ्रॉक खरीदी है। बहुत महंगी है। पसंद आई या नहीं? हाँ, पसंद आई। थैंक यू पापा। अरे अरे, तो क्या तू पापा के लिए दोबारा संपर्क करेगी उस दादाजी से? पापा ने इन दिनों तुम्हारे लिए चीजें खरीदी, सारे पैसे खर्च हो गए। अगर तूने अब संपर्क नहीं किया उस दादा से, तो पापा के पास पैसे नहीं होंगे तेरे लिए फ्रॉक खरीदने के लिए, और केक खरीदने के लिए भी नहीं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तू बस पापा के लिए उस दादा से संपर्क कर दे। पापा तुझे सब कुछ खरीद देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे संपर्क का तरीका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पैसे मुझे दे दो, यही उनका एहसान चुकाना था। क्या इतनी जरूरी बात तूने पहले क्यों नहीं बताया? पापा, आपने भी तो पूछा नहीं। अरे नचखच, इन दिनों तो हमें बेवकूफ बना रही थी, है ना? इन दिनों तो हमें बेवकूफ बना रही थी, है ना? रुक जाओ। किसने तुम्हें उसे मारने की इजाजत दी? अच्छा झांग शियुलियान, तुम सबने मिलकर साजिश की है इस नटखट से हमें बेवकूफ बनाने के लिए, है ना? हम उसे बढ़िया खाना पीना दे रहे, लेकिन उसे तो बिल्कुल पता नहीं था उस अमीर व्यापारी का संपर्क। तुमने तो कहा था तुम पैसे के लिए नहीं, बल्कि फुबाओ के लिए, इस बच्ची के लिए, है ना? फुबाओ हमारी सगी बेटी है। पैसे तुम किस हक से ले रहे हो? फुबाओ को लेना है तो ठीक है, पैसे हमें दो। ये निकम्मी बच्ची तुम लोग ले जाओ। दुनिया में इतना आसान कुछ नहीं होता। एक जिंदा बच्चा है, तुम कहो तो ले लो, तुम कहो तो छोड़ दो। ये पापा रोज मुझे खाने को अच्छी चीजें दिलाते, मुझे उन्हीं के घर रहना है। यहाँ से निकल जाओ, जिसके पास जाना है जाओ। मैं तुझे अब नहीं पालूंगा। अगर तुम नहीं पालोगे तो मैं कस्बे जाकर मुकदमा करूंगी, तुम पर बच्चा छोड़ने का मुकदमा करूंगी। किस हक से? वैसे भी पहले फुबाओ को तुम ही लोग पालते थे, अब तुम लोग उसे वापस ले जाओ तो ठीक हो जाएगा। वापस ले जाओ, और जब दोबारा पालने का मन करे तो दोबारा उसे मांग लो। तो मैं यह कभी मंजूर नहीं करूंगी। इस जिंदगी में मैं उसे दोबारा कभी नहीं लूंगी। जल्दी निकल जाओ, आगे कभी हमारे घर मत आना। ले जाना तो ठीक है, बशर्ते तुम लोग एक समझौता करो बच्चे पर अपना हक छोड़ने का। हम उससे पालते रहेंगे, यह भी चलेगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर करो, वरना मैं फुबाओ का ताऊ बना रहूंगा। यह भी चल सकता है। अरे भैया, यह तो पता ही नहीं था। तुम तो पहले से तैयार होकर आए हो। तुम लोग इस निकम्मी बच्ची को लेना चाहते हो? मंजूर है, 1 लाख रुपए। बच्ची को ले जाओ। लेकिन यह समझौते में लिखना होगा। यह तुम लोगों को मंजूर है? लगता है हमने सार्वजनिक रूप से कम मांगा। नहीं, तुम लोगों को मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे, तभी तुम फुबाओ को ले जा सकते हो। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम समझते हो मुझे पता नहीं? उस आदमी ने सिर्फ एहसान चुकाने के लिए फुबाओ को 2 लाख रुपए दे दिए। फुबाओ को मैंने जन्म दिया है, ये 2 लाख मुझे मिले तो क्या हुआ? ताऊ जी, बस रहने दो, मुझे अब वाला घर ज्यादा पसंद है। तुम जाओ। शिलियान, चलो। रुको रुको। रुको रुको भैया, चलो 1 लाख ही सही। 1 लाख रुपए हमें दे दो, इस निकम्मी बच्ची को ले जाओ। इस समझौते के बाद अब से फुबाओ तुम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। अगर तुम लोग हमारी जिंदगी में फिर से दखल दिया तो मैं तुम लोगों को बख्शूंगा नहीं। इस निकम्मी बच्ची की बात ही छोड़ो, तुम लोगों को भी मैं अपना नहीं मानूंगा। अच्छा,
तो आज से हमारा नाता खत्म। फुबाओ, चलो पापा माँ के साथ घर चलें। चलो घर। सार्वजनिक, अब हमारे पास इतनी बड़ी रकम आ गई है, अब से क्या हम अच्छे दिन देखेंगे? बिल्कुल। इन पैसों से अब हमें नहीं करना पड़ेगा दूसरों का मुंह देखकर काम करना। ये पैसे कहाँ छिपाएं? अरे, यह है कॉपी। तियानसी, इधर आओ। आग से मत खेलो। आग से खेलने पर बिस्तर गीला होता है। जल्दी से छोड़ो। तियानसी, तू पापा माँ की मदद करेगा। इस कमरे पर नजर रखना, इसमें हमारा बहुत बड़ा खजाना छिपा है। हाँ तियानसी, पिछले दिनों तुझे खिलौना चाहिए था ना, है ना? पापा और माँ अभी शहर जाकर तेरे लिए खिलौना खरीदेंगे। अच्छा लगेगा ना? खुश हो गया ना? चलो बाप को एक मुस्कान दिखा दे। घर का ध्यान रखना। बुरे माँ बाप, फुबाओ मुझसे ज्यादा खास है, खजाना भी मुझसे ज्यादा खास है। मैंने वो खजाना जला दिया, तो अब देखो कि तुम लोगों में अब भी मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत है। आग बुझाओ, आग बुझाओ। बचाओ बचाओ, आग लगी है। जल्दी करो, आग बुझाओ। मत जाओ, मत जाओ, अंदर धुआं ही धुआं है। बिस्तर और अलमारी सब जलकर खाक हो गए। मेरा कमरा भी जल गया। सब खत्म, सब खत्म। सब कैसे खत्म हो गया? मेरा घर किसने जला दिया? वही बदमाश बच्चा है, आग से खेला और यह कयामत ढा दी। अरे बड़े प्यारे हो तुम। मुझे उस वक्त क्या सूझा कि तुझे गोद ले लिया। तुम लोगों ने कहा था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, तुम लोगों ने धोखा दिया। तुम लोगों को यही मजा मिला। फुबाओ, देखा, यह है बेईमानी की कमाई। इससे हड़पने वाले पर आफत आती है। चिंता मत करो, फुबाओ तो ठीक वैसी ही है जिससे पैसे से प्यार है, पर सही तरीके से कमाती है। फुबाओ को तो बहुत कुछ पता है, पर तीसरे भाई के पूरे परिवार आगे के दिन बुरे होंगे। चाहे उनका कैसा भी हाल हो, हमारे पास तो फुबाओ है। आगे के दिन जरूर और खुशहाल होंगे। बिल्कुल, यह तो तय है। फुबाओ तो हमारे घर की किस्मत का सितारा है। चलो वापस चलते हैं।